The world you see is not the full story. This is Intel Nation. We decode technology. We uncover truth. We track global trends. Tech, truth, trends. What is this? ये एक स्वागत है आपका इस नए गहन विश्लेषण में। मतलब जरा कल्पना कीजिए जमीन के एक ऐसे छोटे से टुकड़े की जो आकार में शायद भारत के किसी छोटे राज्य से भी कम हो। बिल्कुल। लेकिन जिसके एक पत्थर या मान लीजिए एक पुरानी दीवार पर लिया गया कोई फैसला सीधा वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक की नीतियां तय कर देता है। हाँ, और रियाद की भी। सही कहा। मतलब एक ऐसा देश जो हर दिन अपने अस्तित्व के संकट से जूझता है, लेकिन फिर भी दुनिया की सबसे उन्नत तकनीक और साइबर सुरक्षा प्रणालियों का निर्माण कर रहा है। एकदम सही बात है। हम बात कर रहे हैं इजराइल की और मध्य पूर्व के उस ऐतिहासिक बवंडर की जिसने पूरी दुनिया को दो अलग अलग ध्रुवों में बांट कर रख दिया है। बिल्कुल। और देखिए आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जो इंटेलिजेंस डोसियर और ओसिंट रिपोर्ट्स हैं, वो कोई न्यूज चैनल की सनसनीखेज हेडलाइन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यहाँ सबसे बड़ी चुनौती यही होती है कि इस विषय को अक्सर लोग बस भावनाओं या प्रोपेगेंडा के चश्मे से देखते हैं। राइट। आज का हमारा विश्लेषण उसी चश्मे को उतारने के बारे में है। हम यहाँ किसी भी पक्ष को मतलब किसी को भी सही या गलत ठहराने नहीं बैठे। बिल्कुल, हमारा वो काम नहीं। हमारा काम केवल उन रणनीतिक और ऐतिहासिक तथ्यों को सामने रखना है जो अक्सर इस पूरे शोरगुल में दब जाते हैं। हाँ, क्योंकि प्राचीन सभ्यताओं से लेकर आज के स्टार्टअप नेशन तक जो कुछ भी हुआ है उसके पीछे बहुत गहरे कारण हैं। तो चलिए सीधे इतिहास के पन्नों में चलते हैं। जब मैं इस पूरे क्षेत्र के इतिहास को पढ़ रहा था तो मेरे दिमाग में बार बार एक ही तस्वीर बन रही थी। अच्छा, कैसी तस्वीर? मतलब ये पूरी जमीन और खास तौर पे यरूशलेम मुझे एक बहुत ही प्राचीन हार्ड ड्राइव की तरह लगती है। हार्ड ड्राइव? दिलचस्प है। कैसे? एक ऐसा सिस्टम जहां पुराना डेटा कभी डिलीट ही नहीं होता, बस अलग अलग यूजर्स आते हैं। अलग साम्राज्य, अलग धर्म। हाँ, और वो अपना नया डेटा उसके ऊपर ओवरराइड करने की कोशिश करते हैं, जिससे सिस्टम बहुत ही ज्यादा जटिल हो जाता है। ये हार्ड ड्राइव वाली तुलना काफी अच्छी है, लेकिन इसमें एक बड़ा पेंच है। क्या पेंच है? देखिए, किसी भी नॉर्मल कंप्यूटर की हार्ड ड्राइव में जो पुराना डेटा होता है वो बैकग्राउंड में शांति से पड़ा रहता है। हाँ, वो इंटरफेयर नहीं करता। बिल्कुल, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। इस ऐतिहासिक हार्ड ड्राइव में पुराना डेटा लगातार नए डेटा को करप्ट करता रहता है। वो आपस में टकराते हैं। समझ रहा हूँ। अगर हम टाइमलाइन देखें तो इसका जो बेस कोड है ना, वो लगभग 2000 से 1700 ईसा पूर्व में लिखा गया। मतलब अब्राहम का काल? हाँ, अब्राहम का काल, यहूदी धर्म, ईसाई धर्म और इस्लाम, मतलब ये तीनों ही दुनिया के सबसे बड़े धर्म खुद को उसी एक स्रोत से जोड़ते हैं। राइट। फिर 957 ईसा पूर्व में राजा सोलोमन ने यरूशलेम में पहला मंदिर बनाया। वो यहूदी आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन गया। लेकिन वो डेटा वहां सुरक्षित तो रहा नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले असीरियन आए, फिर बेबीलोनियन आए, जिन्होंने 586 ईसा पूर्व में उस पहले मंदिर को नष्ट कर दिया। इसके बाद रोमन साम्राज्य का दौर आया, जिसने 70 ईस्वी में दूसरे मंदिर को भी तबाह कर दिया। और यहीं से एक बहुत बड़ा बदलाव आया। हाँ, यहूदियों को उस जमीन से निकाल दिया गया, जिसे हम डायस्पोरा या यहूदियों का विस्थापन कहते हैं। उसकी असली शुरुआत तो वहीं से हुई ना? एकदम सही। और इसके बाद तो जैसे हर सदी में एक नया यूजर इस जमीन पर कब्जा करने आ गया। बिज़ेंटाइन आए, इस्लामी खिलाफत आई। हाँ, क्रूसेडर्स आए और अंततः 400 सालों तक ऑटोमन साम्राज्य का कब्जा रहा। और हर नए शासक ने अपनी आस्था और अपने स्मारकों को उसी जमीन पर स्थापित किया। ओवरराइड किया। बिल्कुल, ओवरराइड किया। इसीलिए आज की जो आधुनिक राजनीति है उसमें धर्म इतना हावी है। देखिए, यहूदी समुदाय के लिए ये प्रॉमिस लैंड है, मतलब ईश्वर द्वारा दी गई जमीन। ईसाइयों के लिए ये यीशु के जीवन और सूली पर चढ़ने का स्थान है। और मुसलमानों के लिए? उनके लिए यह मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थल है, जहां आज अल अक्सा मस्जिद मौजूद है। तो एक ही जगह पर तीन अलग अलग सच्चाइयां मौजूद हैं। हाँ, एक ही हार्ड ड्राइव पर। लेकिन जो बात आज की भू राजनीति को सबसे ज्यादा आकार देती है, मुझे लगता है वो सिर्फ प्राचीन धर्म नहीं है। तो क्या है? वो है ऐतिहासिक आघात, सदियों का उत्पीड़न और फिर
20वीं सदी में हुआ होलोकॉस्ट, जहां नाजी जर्मनी ने 60 लाख यहूदियों का नरसंहार किया। बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। हाँ। जब सदियों का ये ऐतिहासिक आघात प्रॉमिस लैंड के प्राचीन धार्मिक नैरेटिव के साथ मिलता है ना, तो वो एक आधुनिक राजनैतिक आंदोलन को जन्म देता है। जायोनिज्म। हाँ, जायोनिज्म। इसका मूल विचार यही था कि दुनिया में यहूदियों के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है जब तक कि उनका अपना एक स्वतंत्र राष्ट्र ना हो। और वो राष्ट्र उनकी ऐतिहासिक मातृभूमि में ही होना चाहिए। बिल्कुल। सुरक्षा और अपना अस्तित्व बचाए रखने की ये जो गहरी भावना है, वो आज भी इजराइल के हर राजनीतिक और सैन्य फैसले के केंद्र में बैठी है। ये बहुत अहम बिंदु है। तो ये जो पुरानी ओवरराइट की गई हार्ड ड्राइव थी, वो एक आधुनिक राष्ट्र राज्य के रूप में रिबूट कैसे हुई? इसके लिए हमें 1948 के उस दौर में जाना होगा। हाँ, जहाँ से आज के खून खराबे और संघर्ष की असली शुरुआत मानी जाती है। बिल्कुल। तो 1947 में संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन एक विभाजन प्रस्ताव लेकर आता है, यूएन पार्टीशन प्लान। उनका आइडिया था कि जमीन को 2 हिस्सों में बांट दिया जाए, राइट? एक यहूदी राज्य और एक अरब राज्य। हाँ, और यरूशलेम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर रखा जाए। लेकिन अरब नेतृत्व ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। उनका तर्क क्या था? उनका तर्क था कि बाहर से आए लोगों को, मतलब जो यहूदी यूरोप से आए हैं, उन्हें उनकी जमीन का हिस्सा क्यों दिया जाए। लॉजिकल है उनके नजरिए से। फिर 14 मई 1948 को इजराइल ने अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी। और अगले ही दिन युद्ध शुरू हो गया। हाँ, 5 पड़ोसी अरब देशों की सेनाओं ने उस नए बने इजराइल पर हमला कर दिया, और यहीं से इस संघर्ष में वो चीज जुड़ती है जिसे हम द्वंद्ववादी नैरेटिव कहते हैं। द्वंद्ववादी नैरेटिव मतलब आपस में टकराने वाली 2 अलग-अलग कहानियां? एकदम सही। इस संघर्ष में ऐतिहासिक आघात को पूरी तरह से हथियार बना लिया गया है। कैसे? अगर इजरायली दृष्टिकोण से देखें तो 1948 का युद्ध उनके अस्तित्व की लड़ाई थी। वे इसे दूसरे होलोकॉस्ट से बचने के रूप में देखते हैं। मतलब 2000 साल बाद अपनी जमीन पर एक सुरक्षित घर बनाने की कोशिश। हाँ, और इसके ठीक समानांतर फिलिस्तीनी दृष्टिकोण बिल्कुल विपरीत है। वो इसे नकबा कहते हैं, राइट? हाँ, नकबा, जिसका अरबी में अर्थ होता है महाविनाश। उनके नैरेटिव के अनुसार इस युद्ध के दौरान लगभग 7.5 लाख फिलिस्तीनियों को अपना घर छोड़ना पड़ा, या उन्हें बलपूर्वक निकाल दिया गया। बिल्कुल। उनके लिए ये एक स्वतंत्र राष्ट्र का जन्म नहीं था, बल्कि एक औपनिवेशिक विस्तार और उनकी जमीन की चोरी थी। जब दोनों पक्ष अपनी जमीन को सीधे अपने अस्तित्व और अपनी पहचान से जोड़ लेते हैं, तो ये सिर्फ एक बॉर्डर का विवाद नहीं रह जाता। सही बात है। आप उस जमीन के लिए समझौता कैसे कर सकते हैं जो आपके अनुसार आपके अस्तित्व की आखिरी गारंटी है? एकदम सही। फिर इसके बाद 1967 का 6 डे वॉर आता है, 6 दिवसीय युद्ध। जिसने सब कुछ बदल दिया। हाँ, पूरे मध्य पूर्व का भूगोल ही बदल कर रख दिया। इजराइल ने एक प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक की, मतलब हमला होने से पहले ही खुद हमला कर दिया। बिल्कुल। और केवल 6 दिनों के भीतर मिस्र से गाजा पट्टी और सीनाई छीन लिया, सीरिया से गोलन हाइट्स ले लिया और जॉर्डन से वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम को कब्जे में ले लिया। और इस युद्ध ने न सिर्फ नक्शे बदले, बल्कि उस मनोवैज्ञानिक नैरेटिव को भी हमेशा के लिए बदल दिया। कैसे? 1967 के बाद ही वो स्थिति पैदा हुई जिसे आज अंतर्राष्ट्रीय समुदाय सैन्य कब्जा या ऑक्यूपेशन कहता है। वेस्ट बैंक और गाजा में रहने वाले लाखों फिलिस्तीनी अचानक इजरायली सैन्य नियंत्रण के अधीन आ गए। यहाँ एक बहुत सीधा और कड़वा सवाल उठता है। हाँ, पूछिए। जब एक पक्ष किसी जमीन पर कब्जे को अपनी सुरक्षा की ढाल मानता है और दूसरा पक्ष उसे औपनिवेशिक विस्तार कहता है, तो ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कानून की क्या भूमिका रह जाती है? ये बहुत जटिल मुद्दा है। मतलब हाल ही में 2024 में आईसीजे की एक एडवाइजरी ओपिनियन आई थी, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की। हाँ, उस राय में वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम में इजराइल के कब्जे को गैर कानूनी करार दिया गया और उनकी कुछ नीतियों को परिभाषित करने के लिए रंग भेद या अपार्थाइड जैसे भारी शब्द का इस्तेमाल किया गया, जिसे इजराइल ने सिरे से खारिज कर दिया। बिल्कुल खारिज किया। तो क्या यूएन या आईसीजे के ऐसे कानूनी फैसले जमीनी हकीकतों को सच में बदल सकते हैं? देखिए, ये इस पूरे भू राजनीतिक विश्लेषण का सबसे मुश्किल हिस्सा है। अंतर्राष्ट्रीय कानून कागज पर बहुत मजबूत दिखता है। हाँ, कागज पर तो है, लेकिन यहाँ तथ्य बनाम नैरेटिव के बीच की खाई बहुत गहरी है। इजराइल इस क्षेत्र को ऑक्यूपाइड नहीं
बल्कि विवादित क्षेत्र मानता है। डिस्प्यूटेड टेरिटरी। हाँ, उनका तर्क है कि जब तक कोई अंतिम शांति समझौता नहीं होता, सुरक्षा कारणों से वहां सैन्य उपस्थिति अनिवार्य है। लेकिन जो चीज वास्तव में भविष्य तय कर रही है वो है जमीन पर मौजूद तथ्य, फैक्ट्स ऑन द ग्राउंड। आपका मतलब वेस्ट बैंक में बसने वाली उन इजरायली बस्तियों से है? सेटलमेंट्स। बिल्कुल वही। वेस्ट बैंक में इजराइल ने भारी बुनियादी ढांचा खड़ा कर दिया है। मतलब बड़ी बड़ी इमारतें और हाईवे। हाँ, विशेष हाईवे और उन बस्तियों की सुरक्षा के लिए मिलिट्री चेक पॉइंट्स। आज वहाँ लाखों इजरायली नागरिक बस चुके हैं। तो जब जमीन पर भौतिक रूप से और जनसंख्यात्मक रूप से इतने बड़े बदलाव हो जाते हैं तो फिर टू स्टेट सोल्यूशन का क्या मतलब रह जाता है? वही तो बात है। एक स्वतंत्र और जुड़े हुए फिलिस्तीनी राज्य का निर्माण व्यावहारिक रूप से असंभव सा लगने लगता है। जिनेवा में बैठे न्यायाधीश कह सकते हैं कि ये गैर कानूनी है, लेकिन जमीन पर बना हुआ कंक्रीट का एक बड़ा ब्लॉक किसी भी कानूनी दस्तावेज से ज्यादा शक्तिशाली होता है। बहुत सही कहा आपने। बाहरी दुनिया को अक्सर यही एक किला दिखाई देता है, एक देश जो लगातार बाहरी दुश्मनों से लड़ रहा है। हाँ, बाहरी संघर्ष इतने हावी है कि हम अंदर की बात भूल जाते हैं। बिल्कुल। अक्सर ये बात छुप जाती है कि इजरायली समाज अंदर से कोई एक समान या मोनोलिथ समूह नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं है। जब सीमा पर युद्ध के सायरन शांत होते हैं तो एक अलग ही लड़ाई शुरू होती है, देश के अंदर की लड़ाई। ये समाज अंदर से बहुत गहरे विभाजनों से भरा हुआ है। मैंने कुछ रिसर्च डेटा देखा था। जनसांख्यिकीय आंकड़े बताते हैं कि लगभग 38% यहूदी पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष या सेक्युलर हैं। वहीं करीब 20% अति रूढ़िवादी हैं, जिन्हें हरेदी कहा जाता है, और इसके अलावा 20% अरब अल्पसंख्यक भी हैं, जो मुख्य रूप से मुस्लिम हैं। हाँ, ये जनसांख्यिकी बहुत कुछ समझाती है। इसे देखकर मुझे फिर से एक तुलना याद आती है, लेकिन इस बार हार्ड ड्राइव की नहीं। तो इस बार क्या? इजराइल मुझे एक ऐसे टेक स्टार्टअप की तरह लगता है जिसके को-फाउंडर्स रोज सुबह बोर्डरूम में इस बात पर लड़ते हैं कि कंपनी का असली विजन क्या होना चाहिए। अच्छा, ये बहुत दिलचस्प है। मतलब एक को-फाउंडर जो धर्मनिरपेक्ष वर्ग है, वो चाहता है कि कंपनी पूरी तरह से आधुनिक, टेक संचालित और उदारवादी नियमों पर चले, जबकि दूसरा को-फाउंडर यानी रूढ़िवादी वर्ग अड़ा है कि कंपनी केवल प्राचीन धार्मिक कानूनों और परंपराओं पर ही चलनी चाहिए। हाँ, और ये तुलना जमीनी हकीकत के बहुत बहुत करीब है। इन दोनों समूहों के बीच का जो तनाव है ना, वो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी को प्रभावित करता है। कैसे? कुछ उदाहरण देंगी? देखिए, 84% धर्मनिरपेक्ष यहूदी मानते हैं कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों को धार्मिक कानूनों से ऊपर होना चाहिए। लेकिन इसके ठीक उलट 94% हरेदी यहूदी मानते हैं कि यहूदी धार्मिक कानून, जिसे हल्का कहते हैं, वही सर्वोच्च होना चाहिए। तो ये टकराव प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे दिखता है? जैसे कि इजराइल में सार्वजनिक परिवहन सब्त के दिन बंद रहता है। मतलब शुक्रवार शाम से शनिवार शाम तक। हाँ, और विवाह और तलाक पूरी तरह से धार्मिक अदालतों के नियंत्रण में है। वहाँ सिविल मैरिज का कोई प्रावधान ही नहीं है। अरे, ये तो धर्मनिरपेक्ष आबादी को बहुत अखरता होगा। बहुत ज्यादा। लेकिन जो मुद्दा सबसे ज्यादा गुस्सा पैदा करता है वो है सेना में सेवा। हाँ, मिलिट्री सर्विस। इजराइल में अधिकांश धर्मनिरपेक्ष युवाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है, लेकिन जो अति रूढ़िवादी हरेदी समुदाय है वो दशकों से धार्मिक अध्ययन के नाम पर सेना से छूट प्राप्त करता आ रहा है। मतलब वो लोग आर्मी में नहीं जाते? ज्यादातर नहीं, और इसके साथ ही उन्हें भारी राज्य सब्सिडी भी मिलती है। तो यही बात उस धर्मनिरपेक्ष वर्ग को चुभती होगी जो टैक्स भी भर रहा है और सीमा पर अपनी जान भी जोखिम में डाल रहा है। बिल्कुल। जब भी बाहरी खतरे थोड़े कम होते हैं, ये आंतरिक विभाजन पूरी तरह से भड़क उठते हैं। मुझे वो न्यायिक सुधारों वाले विरोध प्रदर्शन याद आ रहे हैं। हाँ, इजराइल के सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को कम करने वाले जुडिशियल ओवरहॉल को लेकर जो भारी प्रदर्शन हुए थे, वो इसी का परिणाम था। धर्मनिरपेक्ष वर्ग को लगा होगा कि उनका लोकतांत्रिक ढांचा छीना जा रहा है। बिल्कुल, और उन पे धार्मिक कानून थोपा जा रहा है। तो यहाँ एक बहुत बड़ा विरोधाभास सामने आता है। कैसा विरोधाभास? हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं जो आंतरिक रूप से इतना बटा हुआ है, जो लगातार सुरक्षा खतरों के साए में है। हाँ। जहां हर कुछ सालों में मिसाइलें चलती हैं, लेकिन फिर भी वैश्विक स्तर पर यह स्टार्टअप इतना सफल कैसे है? ये वाकई एक बहुत बड़ा सवाल है। मतलब ये कोई सामान्य सफलता नहीं है। हाँ। ये अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी R&D पर अपनी कुल GDP का लगभग 6.35% खर्च करते हैं, जो दुनिया में सबसे अधिक है। बिल्कुल।
उनके कार्यबल का एक बड़ा हिस्सा हाईटेक सेक्टर में है। और सिर्फ तकनीक ही नहीं, वे कृषि क्षेत्र में ड्रिप इरिगेशन और खारे पानी को पीने लायक बनाने की तकनीक में भी दुनिया का नेतृत्व कर रहे हैं। हाँ, डिसैलिनेशन। और रक्षा के क्षेत्र में उनके पास आयरन डोम जैसा मिसाइल डिफेंस सिस्टम है। बिल्कुल। लेकिन मुझे जो बात सबसे ज्यादा हैरान करती है वो ये है कि वहाँ लगभग 400 बहुराष्ट्रीय R&D केंद्र स्थित हैं। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनियां वहाँ हैं। वही तो मेरा सवाल ये है कि लगातार युद्ध के साए में जीने वाला देश ऐसा कर कैसे लेता है? आपको क्या लगता है? मतलब बंदूक चलाने से कोई कोडर तो नहीं बन जाता ना? क्या उनका ये सुरक्षा ढांचा और निरंतर जो अस्तित्व का संकट है वही उनके इनोवेशन का असली इंजन है? दरअसल हाँ, इसे समझना बहुत जरूरी है। सैन्य सेवा वहाँ सिर्फ एक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि वो दुनिया का सबसे अनोखा स्टार्टअप इंक्यूबेटर है। मिलिट्री एक इंक्यूबेटर है, कैसे? उदाहरण के लिए इजरायली खुफिया विभाग की यूनिट A200 को देखिए। ओके। यहाँ 18-19 साल के युवाओं को भर्ती किया जाता है, उन्हें भारी बजट दिया जाता है और कहा जाता है कि देश की सुरक्षा के लिए असंभव तकनीकी समस्याओं को हल करो, चाहे वो साइबर जासूसी हो या मिसाइल डिफेंस। बिल्कुल। जब ये युवा 21 साल की उम्र में सेना से बाहर आते तो वे एक्सट्रीम दबाव झेलना सीख चुके होते हैं। समझ गया। उनके पास एक ऐसा नेटवर्क होता है जिस पर वे आंख बंद करके भरोसा कर सकते हैं। जब आप 19 साल की उम्र में जीवन और मृत्यु के फैसले ले चुके हो तो 22 साल की उम्र में एक टेक स्टार्टअप खड़ा करना बच्चों का खेल लगता है। ओहो, मतलब उनकी हार्ड पावर ने ही उनकी सॉफ्ट पावर को जन्म दिया है। एकदम सही। और इसमें एक और बड़ा कारक है डायस्पोरा, या दुनिया भर में फैला यहूदी समुदाय। हाँ, अमेरिका और यूरोप में उनका काफी प्रभाव है। बिल्कुल। विज्ञान, शिक्षा और फाइनेंस में वे बहुत प्रभावशाली हैं। ये नेटवर्क इजराइल की वैश्विक पहुंच और कूटनीतिक समर्थन को कई गुना बढ़ा देता है। इसका एक बहुत बड़ा रणनीतिक परिणाम हमने हाल ही के अब्राहम अकॉर्ड्स में देखा है। हाँ, अब्राहम अकॉर्ड्स। मतलब दशकों तक अरब दुनिया का ये उसूल था कि जब तक फिलिस्तीन का मुद्दा नहीं सुलझेगा, इजराइल के साथ कोई कूटनीतिक संबंध नहीं रखे जाएंगे। लेकिन फिर क्या हुआ? 2020 के बाद से यूएई, बहरीन और मोरक्को जैसे देशों ने इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य कर लिया। ये कैसे हुआ? ये एक बहुत बड़ा भू राजनीतिक पैराडाइम शिफ्ट था। इन अरब देशों ने एक नया रणनीतिक फैसला लिया। क्या? उन्होंने देखा कि उनका असली और साझा दुश्मन इजराइल नहीं बल्कि ईरान है। राइट। और उस खतरे से निपटने के लिए साथ ही अपनी अर्थव्यवस्थाओं को तेल से हटाकर तकनीक की तरफ ले जाने के लिए उन्हें इजराइल की साइबर सुरक्षा और टेक पावर की जरूरत थी। तो अचानक दशकों पुराना फिलिस्तीन का मुद्दा पीछे छूट गया। हाँ, और भू राजनीतिक यथार्थवाद हावी हो गया, जियोपॉलिटिकल रियलिज्म। लेकिन जो तकनीक उन्हें वैश्विक शक्ति बनाती है, उसी तकनीक के जरिए आज एक और बहुत बड़ा युद्ध लड़ा जा रहा है। डिजिटल दुनिया का युद्ध। बिल्कुल। और ये युद्ध जमीन पर नहीं बल्कि हमारी और आपकी फोन की स्क्रीन पर लड़ा जा रहा है। ये हथियारों का नहीं बल्कि धारणाओं या परसेप्शंस का युद्ध है। अगर कोई आज अपना फोन खोले तो उसे बिल्कुल अलग सच्चाई नजर आएगी। ये आज के समय का सबसे जटिल मोर्चा है, एक वर्चुअल युद्ध। कैसे? अगर आप पश्चिमी मीडिया के पारंपरिक कवरेज को देखें, जैसे CNN या BBC, तो वहां अक्सर फोकस इजराइल के सुरक्षा दृष्टिकोण और उन पर होने वाले आतंकवादी हमलों पर होता है। लेकिन अगर आप अरब मीडिया या ग्लोबल साउथ के न्यूज नेटवर्क्स को देखें तो पूरी तस्वीर पलट जाती है। वहाँ सारा ध्यान फिलिस्तीनी नागरिकों के दर्द और तबाही पर होता है। बिल्कुल। और सोशल मीडिया के एल्गोरिदम ने इस खाई को और भी खतरनाक बना दिया है। हाँ, एक्स का एल्गोरिदम कुछ और दिखाता है और टिकटॉक का कुछ और। एकदम सही। इंटेलिजेंस डेटा बताता है कि एक्स पर इजराइल समर्थक इन्फ्लुएंसर्स का एक बहुत मजबूत नेटवर्क है, जो ऐतिहासिक तर्कों और सुरक्षा की जरूरत वाले नैरेटिव को आगे बढ़ाता है। हाँ, दूसरी ओर टिकटॉक पर, जहाँ दर्शकों की उम्र काफी कम है, वहाँ फिलिस्तीन समर्थक सामग्री का भारी प्रभाव है। ऐसा क्यों? क्योंकि टिकटॉक का एल्गोरिदम भावनात्मक और विजुअल सामग्री को तेजी से वायरल करता है। नागरिक पीड़ा और मलबे के नीचे दबे घरों के वीडियो तुरंत मानवीय संवेदनाएं जगाते हैं। और फिर लोग इको चेम्बर्स में कैद हो जाते हैं। बिल्कुल, जहाँ वे सिर्फ वही देखते हैं जो वे पहले से मानते हैं। और यहीं पर पारिभाषिक विवाद शुरू होते हैं, मतलब डेफिनेशनल डिस्प्यूट्स। शब्द इस युद्ध के सबसे बड़े हथियार बन गए। सही कहा। एक ही घटना को एक पक्ष नरसंहार कहता है और दूसरा पक्ष उसे कोलैटरल डैमेज या अनपेक्षित नुकसान कहता है। हाँ,
एक के लिए जो आतंकवादी है, दूसरे के लिए वो स्वतंत्रता सेनानी है। और इजराइल ने जो दीवारें बनाई हैं, वे उनके लिए सिक्योरिटी बैरियर है ताकि आत्मघाती हमलों को रोका जा सके। लेकिन आलोचकों के लिए वे रंग भेद और खुली जेल का प्रतीक हैं। देखिए, ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये शब्द अंतर्राष्ट्रीय जनमत बनाते हैं, कानूनी तर्कों को आकार देते हैं और अंततः वॉशिंगटन से लेकर लंदन तक की विदेश नीति तय करते हैं। बिल्कुल, जो नैरेटिव की ये जंग जीतता है, वही असली कूटनीतिक जंग भी जीतता है। इसीलिए जब भावना इतनी चरम पर हो, तब ठंडे दिमाग से ऐतिहासिक टाइमलाइन और एविडेंस बेस्ड सोच रखना बहुत बहुत जरूरी हो जाता है। एकदम सही। इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो सार यही निकलता है कि इजराइल और फिलिस्तीन का ये संघर्ष सिर्फ एक बॉर्डर का विवाद नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं बड़ा है। ये ऐतिहासिक आघातों, प्राचीन धार्मिक आस्थाओं और 21वीं सदी की अत्याधुनिक तकनीक का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। दोनों पक्षों के पास अपने गहरे दर्द हैं और दोनों अपनी अपनी जगह अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। इस विश्लेषण को खत्म करने से पहले मैं एक अंतिम रणनीतिक बिंदु सामने रखना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। एक इंटेलिजेंस गैप है जिसे हम जनरेशनल शिफ्ट या पीढ़ीगत बदलाव कह सकते हैं। नई पीढ़ी की बात कर रही हैं आप। हाँ, आज जो युवा हैं, चाहे वे धर्मनिरपेक्ष इजरायली युवा हो या फिलिस्तीनी युवा, उन्होंने कभी कोई बड़ी शांति प्रक्रिया सफल होते नहीं देखी है। 1990 के दशक के ओस्लो समझौते तो उनके लिए बस इतिहास की किताबों का हिस्सा है। बिल्कुल, इस नई पीढ़ी ने केवल डिजिटल युग का अविश्वास, लगातार हिंसक संघर्ष और वर्तमान का ये राजनीतिक गतिरोध ही देखा है। सवाल ये है कि आने वाले समय में जब ये युवा पीढ़ी दोनों तरफ से सत्ता की कुर्सियों पर बैठेगी, तो क्या वे भी अपने पूर्वजों के उसी ऐतिहासिक नैरेटिव को आगे बढ़ाएंगे, उसी दुश्मनी के चक्र को? हाँ, या फिर वे इस प्राचीन करप्ट हो चुकी हार्ड ड्राइव को अंततः किसी नए ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ फॉर्मेट करेंगे और संघर्ष को सुलझाने का कोई बिल्कुल नया तरीका खोज निकालेंगे। बिल्कुल, यही वो बड़ा सवाल है। और ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ना तो किसी इंटेलिजेंस डॉसियर में है, ना किसी एल्गोरिदम में, और ना ही इतिहास की किसी किताब में। सही कहा। इसका जवाब केवल आने वाला समय और वो नई पीढ़ी ही दे पाएगी। The story is deeper than it appears. Subscribe, like, share